In previous lecture, we have completed our first unit, diode, and in this lecture we have started second unit, rectifier and filters. चलिए हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, रेक्टिफायर एंड फिल्टर। हम आपको जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे पीएन जंक्शन डायोड, जब पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि इसका एप्लीकेशन पढ़ाएंगे सेकेंड यूनिट रेक्टिफायर में, यानी इसके एप्लीकेशन की बात हम कहाँ पे करेंगे, सेकेंड यूनिट में करेंगे। इसको एप्लीकेशन कैसे करेंगे, रेक्टिफायर के रूप में इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इज कंपोज्ड ऑफ या मेड ऑफ one or more diodes which convert AC input supply to the pulsating DC. AC input supply to the pulsating DC. तो रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी सप्लाई को डीसी में बदलना, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना। और कैसे डीसी में कन्वर्ट करना? पल्सेटिंग डीसी। तो पल्सेटिंग डीसी का मतलब क्या होता है सर, बता दीजिए। तो पल्सेटिंग डीसी का मतलब है द डीसी सिग्नल इन विच एसी कंपोनेंट आर प्रेजेंट। तो इस पल्सेटिंग डीसी में क्या होगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ एसी सिग्नल और डीसी सिग्नल का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। डीसी कंटेंट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा और एसी उसमें इम्प्यूरिटी के रूप में, रिपल के रूप में, जिसको हम बोलेंगे रिपल, ये जो एसी कंटेंट इसमें मौजूद है उसको बोलेंगे रिपल, वो प्रेजेंट रहता है। तो पल्सेटिंग डीसी में क्या होगा? एसी और डीसी दोनों मौजूद रहेंगे। डीसी के साथ साथ एसी डीसी एसी कंपोनेंट भी मौजूद रहेंगे। तो यहां तक क्लियर आइडिया हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। यानी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी इनपुट सप्लाई टू द पल्सेटिंग डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। एंड दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय रेक्टिफायर। और ये प्रोसेस किस इक्विपमेंट द्वारा होता है, किस सर्किट द्वारा होता है? रेक्टिफायर सर्किट द्वारा होता है। रेक्टिफायर सर्किट द्वारा होता है। तो हम लोग को क्या जरूरत पड़ा कि रेक्टिफायर का इस्तेमाल करें? रेक्टिफिकेशन प्रोसेस की जरूरत हमको क्यों पड़ी? तो हमारे पास क्या था? एसी सप्लाई मौजूद था 50 हर्ट्ज का, साइनोसॉइडल एसी सप्लाई मौजूद था, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? लाइटनिंग में करते हैं, मोटर को चलाने में, बहुत सारे इस्तेमाल में करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती है जो क्या यूज करती है? डीसी सप्लाई यूज करती है। डीसी सप्लाई यूज करती है। इसलिए हमको जरूरत पड़ा to convert the AC supply into DC supply, because the AC component or the AC supply may damage the electronic devices. तो यहाँ पे जो पल्सेटिंग डीसी है, AC प्लस DC कंपोनेंट, इसमें जो AC कंपोनेंट है ये क्या कर सकता है? मेरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हार्म कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। इसलिए इसको रिमूव करने की जरूरत पड़ी। और ये प्रोसेस हम किससे करते हैं? फिल्टर से करते हैं।
फिल्टर सर्किट से इस एसी कंपोनेंट को पल्सेटिंग डीसी में से क्या करते हैं, छानते हैं, रिमूव करते हैं। चलिए रेक्टिफायर, रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which is composed of one or more diodes and this convert AC supply into pulsating DC Pulsating DC means DC signal in which a small AC component are present and this process is called rectification So, rectifier is an electronic device that is made up of one or more diode, that means PN junction diode, which convert AC supply voltage to the pulsating DC. Pulsating DC means the DC signal or the DC supply in which AC component along with present to the DC signal, which is harmful to the electronic device. So this AC component is rectified by filters, and this process is called rectification, and that means the conversion of AC signal to the pulsating DC is called rectification. तो हमको रेक्टिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, यानी एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो हमारे पास जो साइनसॉइडल सिग्नल था 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, उसको हम लोग यूज करते थे, लाइटिंग के लिए यूज कर लेते थे, लाइटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, हीटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, या कोई इलेक्ट्रिक मोटर उसको स्टार्ट करने या ऑपरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस एसी सप्लाई पे ऑपरेट नहीं हो पाता था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस सप्लाई पे ऑपरेट नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमको क्या जरूरत पड़ी, इस एसी सप्लाई को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी डीसी में, और दिस प्रोसेस इज डन बाय रेक्टिफायर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ये
नीड इसलिए पड़ी हमको रेक्टिफिकेशन की। नीड ऑफ रेक्टिफिकेशन। The various sinusoidal supply of 50 Hz frequency is used for lightning, heating, to operate motor, but there are some electronic devices that need that use DC supply for the operation, and we give AC supply to these electronic devices the device may destroy so when we need DC supply, we convert AC supply to DC by the rectifier. We know all the electronic devices don't operate with AC supply because this AC supply can destroy our electronic devices. So these devices use DC supply, and AC to DC conversion is completed by rectification process, which is done by rectifier. So this is the cause of need of rectification process. तो हमको रेक्टिफायर की जरूरत इसलिए पड़ी, अब देखिए रेक्टिफायर के टाइप्स को हम देखते हैं। रेक्टिफायर के टाइप्स को देखते हैं।
there are two types of rectifier. First one is half wave rectifier. Half wave rectifier, and this is denoted by SWR in short. हाफ वेव रेक्टिफायर को हम क्या करेंगे, शॉर्ट में SWR बोलेंगे. एंड सेकेंड वन इज फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर. And this full wave rectifier is further classified into two types. Center tapped half wave rectifier and bridge. This is full wave rectifier. Center tap full wave rectifier in short FWR. Bridge type full wave rectifier HWR. तो हम क्या किए, रेक्टिफायर को दो कैटेगरी में बांटे. पहला क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर को शॉर्ट में हम क्या बोल रहे हैं, HWR, और फुल वेव रेक्टिफायर को शॉर्ट में हम क्या बोल रहे हैं, FWR, और हाफ वेव को SWR. हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर. और फर्दर हम क्या किए, फुल वेव रेक्टिफायर को दो कैटेगरी में बांटे. सेंटर टेप्ड हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर. अब हमको क्या करना है, इस तीनों रेक्टिफायर को बारी बारी से पढ़ना है. तो चलिए हम फर्स्ट हाफ वेव, तो हम देख रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर. HWR. The input supply of rectifier is AC signal and output is DC signal. हम क्या कर रहे हैं, रेक्टिफायर को क्या दे रहे हैं, AC सप्लाई दे रहे हैं, और ये रेक्टिफायर हमको आउटपुट में DC सप्लाई दे रहा है. यानी AC सप्लाई दे रहे हैं, तो AC सप्लाई का क्या ऐसा वेव होता है, वेव फॉर्म ऐसा होता है. यानी AC सप्लाई में क्या होता है, एक साइकिल में हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है और हाफ साइकिल निगेटिव होता है. तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, एक साइकिल में फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करता है और आउटपुट पे हमको DC सप्लाई देता है. आउटपुट पे हमको DC सप्लाई देता है. एंड फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल द रेक्टिफायर इज सप्रेस द नेगेटिव सप्लाई एंड डोंट गिव आउटपुट. यानी दैट मीन्स आउटपुट DC वोल्टेज इज इक्वल टू 0. यानी ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंडक्ट करेगा, आउटपुट पे हमको सप्लाई वोल्टेज कुछ ना कुछ देगा, आउटपुट पे हमको DC वोल्टेज कुछ ना कुछ देगा. लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये कंडक्ट नहीं करेगा और हमको आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेगा. यानी कुल मिलाकर कहे तो हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ फर्स्ट साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या करता है, हमको आउटपुट वोल्टेज देता है, आउटपुट DC वोल्टेज देता है. So the half wave rectifier is defined as the rectifier in which
द रेक्टिफायर विच इज कंडक्ट फॉर which is conduct for positive half cycle and gives output DC voltage and gives output DC voltage output DC voltage and suppress the negative cycle of AC supply, negative half cycle of AC supply is called half wave rectifier. तो चलिए इसके सर्किट को देखते हैं। तो सर्किट कैसा होगा, हम इनपुट पे एसी सप्लाई दे रहे होंगे। एसी सप्लाई क्या करेंगे, एक ट्रांसफार्मर को देंगे। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पे हम क्या करेंगे, एसी सप्लाई देंगे और ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। और इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के सीरीज में एक डायोड कनेक्टेड होगा और एक लोड रजिस्टर कनेक्टेड होगा। RL है जिसके अक्रॉस हमको क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, भी आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। और ये आउटपुट वोल्टेज कैसा होगा, पल्सेटिंग डीसी होगा। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं, इनपुट एसी सप्लाई, यानी ऐसा कोई हम सप्लाई दे रहे होंगे और हमको आउटपुट पे कुछ ऐसा मिल रहा होगा, पल्सेटिंग डीसी मिला होगा, ऐसा डीसी, यानी जिसमें एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट मौजूद हो। तो कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, सर्किट डायग्राम हो गया, सर्किट डायग्राम। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, पहले यहाँ पे हम यूज करें ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है जिस पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है जिस पे हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज करें स्टेप डाउन। दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो इनपुट सप्लाई देते हैं उसके वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप अप करते हैं, मतलब बढ़ा देता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो इनपुट सप्लाई देते हैं उसको कम कर देता है, यानी उस इनपुट सप्लाई के वोल्टेज को क्या करता है, कम करके सेकेंडरी वाइंडिंग पे देता है, आउटपुट में हमको देगा। तो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, एक डायोड होगा, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा और एक लोड रजिस्टर होगा। जिस वोल्टेज को, जिस सप्लाई को, जिस एसी सप्लाई को हमको रेक्टिफायर करना है उसको ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पे देंगे और ये स्टेप डाउन होकर सेकेंडरी वाइंडिंग पे, जिसका हम नाम दे दिए सेकेंडरी वाइंडिंग का AB नाम दे दिए, इस पे स्टेप डाउन करके देगा। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के एक
टर्मिनल से हम क्या किए, डायोड का एनोड टर्मिनल कनेक्ट किए हैं और डायोड का दूसरा टर्मिनल लोड रजिस्टर के से कनेक्ट किए और लोड रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल क्या किए हैं, ट्रांसफार्मर के अदर वाइंडिंग से, सेकेंडरी वाइंडिंग से के अदर टर्मिनल से हम कनेक्ट किए हुए हैं। और इस लोड रजिस्टर के क्रॉस हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं। तो चलिए कुछ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ a diode, a transformer, and a load resistor, RL. The AC supply is to be rectified is applied to the primary winding of the transformer. Primary winding of the transformer. The anode terminal of the diode is connected to one end of the load resistor and other end of the load resistor एनोड टर्मिनल हम किससे कनेक्ट किए हैं, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्ट किए। एनोड टर्मिनल ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, and cathode terminal is connected to one end of the load resistor. The other end of the load resistor is connected to other end of the secondary winding. The output voltage
is obtained across load register RA. This is the construction of half wave rectifier. All about construction of half wave rectifier. For constructing the half wave rectifier, we use a step down transformer, a diode, and a load resistor. The AC supply which is to be rectified is applied to the primary winding of the transformer as a input, and this transformer step down the AC input voltage, and the secondary winding is connected to the diode and load resistor in series, and the anode terminal of the diode is connected to the one end of the secondary winding of the transformer, and cathode terminal of the diode is connected to the one end of the load resistor RL, and the other end of the load resistor RL is connected to the other end of the secondary winding of the transformer, and the output voltage is obtained across the load resistor RL. This is all about construction of the half wave rectifier. Now let's understand the working of the half wave rectifier. As we give AC input supplied to the primary winding of the transformer, that is, this input waveform is as like that. तो जब ये AC इनपुट सप्लाई पॉजिटिव हाफ साइकिल जब यहां पे जाएगा, इस पे जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे, इसको स्टेप डाउन करके इस पे देगा, तो जब ये क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये टर्मिनल मेरा पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, और एवरी हाफ साइकिल के बाद यहां पे देख रहे हैं क्या एसी सप्लाई में क्या हो रहा है, इस टर्मिनल का पोलैरिटी चेंज हो रहा है। पहले पॉजिटिव था ये निगेटिव था, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी हर हाफ साइकिल के बाद क्या होगा, इस टर्मिनल की पोलैरिटी चेंज होगी, इस टर्मिनल की पोलैरिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा तो ये मेरा ए टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दिस ए टर्मिनल ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग बिकम्स पॉजिटिव with respect to the end B of the secondary winding. That means anode terminal is connected to the positive and cathode terminal is connected to the negative, and if the anode terminal of diode is connected to the positive terminal and cathode terminal of the diode is connected to the negative terminal, this is forward biasing of the diode, and in this biasing diode conducts and it can be replaced as short circuit, तो इसमें इस तरह मेरा डायोड क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस में हो रहा है, और फॉरवर्ड बायस में डायोड मेरा क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, और इसके अक्रॉस हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। For the first half cycle of the AC input supply, when negative half cycle of the AC input supply goes to the secondary winding of the transformer, in A becomes negative and in B becomes positive, because at every half cycle of the AC input supply the polarity of the terminal change। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं
डायोड का एनोड टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल से और कैथोड टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है फॉर द निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी इनपुट सप्लाई। And if the anode terminal of the diode is connected to the negative terminal of battery and cathode terminal of diode is connected to the positive terminal of battery, this is the called for reverse biasing of the diode. And in reverse biasing of the diode acts like open circuit. Acts like open circuit. तो मेरा डायोड क्या हो गया, अब ओपन सर्किट हो गया, तो यहाँ से ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो इसके क्रॉस हमको वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक साइकिल के लिए डिफाइन किया। इसी तरह क्या होगा, नेक्स्ट साइकिल पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के लिए क्या होगा, फिर पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, कंडक्ट करेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। फिर यहाँ पे निगेटिव आएगा, फिर निगेटिव के लिए पोलैरिटी चेंज होगा, मेरा डायोड क्या होगा, रिवर्स बायसिंग में जाएगा, हमको आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। इस तरह हम क्या देख रहे हैं, जो एसी इनपुट सप्लाई है उसके फर्स्ट हाफ साइकिल यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इसका नाम दिए हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। चलिए अब इसके वर्किंग को देखते हैं, वर्किंग को लिखते हैं। वर्किंग when AC supply goes across the secondary winding of the transformer, secondary winding of the transformer, the polarity of AB changes after every half cycle. That means after every half cycle the polarity of A becomes change, that means opposite to the next polarity. That is in previous, if in previous it is positive, then after it becomes negative and it becomes positive. When positive half cycle या during positive half cycle and A becomes positive and with respect to B, this makes the diode forward biased and diode conducts
and diode conduct and output voltage is obtained across लोड रजिस्टर RL। तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ए इंड क्या है, पॉजिटिव है, बी क्या है, निगेटिव है। तो मेरा डायोड क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस में हो रहा है। फॉरवर्ड बायस में हो रहा है यानी कंडक्ट कर रहा है। सो आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड, हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अब देखिए निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल in A becomes negative with respect to B. With respect to B, that means in A becomes negative and B becomes positive. This make the diode reverse bias. Reverse bias. So diode will not conduct and output voltage is 0 and output DC voltage is 0, output DC voltage is 0। ए क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, बी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। मेरा डायोड क्या हो रहा है, रिवर्स बायस में हो रहा है। रिवर्स बायस में हमको क्या होगा, डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, आउटपुट वोल्टेज हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये इसका वर्किंग है। अब चलिए इसके इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ करते हैं। ये मेरा इनपुट वोल्टेज है, तो इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं, तो इस तरह का कुछ सप्लाई होगा। आप लोग स्केल से ऐसा बनाइएगा। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज का हम वेवफॉर्म बना रहे हैं। यहाँ पे आउटपुट करंट का वेवफॉर्म बना रहे हैं। आउटपुट करंट को बोल सकते हैं, लोड करंट बोल सकते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए मेरा कंडक्ट कर रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज हमको ऐसे मिलेगा इस पे।
इसमें कंडक्ट नहीं कर रहा है तो हम इस पे आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। डेट लाइक्स यहाँ पे हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ऐसे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पे हमको आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेगा। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट वोल्टेज ऐसे मिलेगा। फिर निगेटिव हाफ साइकिल की आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेगा। इसी तरह हमको आउटपुट वोल्टेज मिलते जाएंगे। इसी तरह आउटपुट करंट के लिए क्या मिलेगा, इस पे आउटपुट करंट मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट करंट नहीं मिलेगा क्योंकि रिवर्स बायस में मेरा डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पे करंट का क्या होगा, कंडक्ट करेगा डायोड, हमको आउटपुट करंट मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये इसका इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म है वोल्टेज का और करंट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका हम वोल्टेज निकालते हैं। एवरेज आउटपुट वोल्टेज यानी डीसी वोल्टेज निकालेंगे और आरएमएस वोल्टेज निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए है एवरेज आउटपुट वोल्टेज, या इसी को बोलते हैं डीसी वोल्टेज। एवरेज वोल्टेज क्या होता है, डीसी वोल्टेज होता है, डीसी वोल्टेज। तो एवरेज वोल्टेज निकालने के लिए आप लोग नेटवर्क थ्योरी में पढ़े हुइएगा। क्या करते हैं, पहले देखते हैं टाइम पीरियड। तो कितने टाइम पीरियड के बाद ये अपने वेव फॉर्म को रिपीट कर रहा है। यहाँ पे पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है। हम इनपुट पे क्या दे रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं। तो एसी सप्लाई के लिए क्या हो जाएगा, भी इनपुट क्या होगा, Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी। ये मेरा इनपुट वोल्टेज हो गया। आप लोग नेटवर्क में पढ़े हुइएगा। ये Vm क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। तो चलिए, ये इनपुट वोल्टेज है, यानी वोल्टेज का जनरल इक्वेशन क्या होता है, Vm साइन ओमेगा टी। करेंट का जनरल इक्वेशन क्या होगा, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस करंट है, Im, यहाँ पे V कैपिटल है, Im साइन ओमेगा टी। तो हम एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए क्या करते हैं, वन बाय टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए अपने क्या कर रहा है, रिपीट करना स्टार्ट कर। यहाँ के बाद यहाँ तक जा रहा है, यहाँ के बाद मेरा वेवफॉर्म क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको क्या करते हैं, 1 बाय टाइम पीरियड रखते हैं, जितना टाइम पीरियड तक क्या कर रहा है, उसके बाद रिपीट कर रहा है। उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, जो सप्लाई वोल्टेज है उसको इंटीग्रेट करते हैं इस पे जो हमको वोल्टेज मिला है उसको, यानी Vm साइन ओमेगा टी है, Vm साइन ओमेगा टी को डी ओमेगा टी के रूप में रिस्पेक्ट करेंगे। कितने समय के लिए रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, 0 से कहाँ तक है, ये पाई है, ये 2 पाई है। तो हमको क्या मिलता है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज भी एवरेज कैसे मिलेगा, 1 बाय टाइम पीरियड, 0 टू टाइम पीरियड क्या होगा, V इनपुट dt, उसको इंटीग्रेट कर देना।
तो 1 अपॉन टाइम पीरियड कितने के बाद रिपीट कर रहा है, 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, तो 1 अपॉन 2 पाई। इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करेंगे किसको, VID को, t के रिस्पेक्ट में। तो 1 अपॉन 2 पाई, 0 से पाई तक हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, यानी ये वाला हमको मिल रहा है, भी इनपुट मिल रहा है। तो 0 से पाई तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, और उसके बाद पाई से 2 पाई तक हमको आउटपुट वोल्टेज 0 मिल रहा है, तो 0 को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो 1 अपॉन 2 पाई 0 टू पाई। अब इनपुट वोल्टेज को यहाँ पे रख लीजिए Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। 2 पाई Vm बाहर आ जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी। इसका लिमिट क्या है, 0 से पाई तक। तो अब यहाँ क्या करेंगे, Vm बाई 2 पाई माइनस बाहर कॉस पाई माइनस कॉस 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, Vm बाई 2 पाई माइनस में Vm बाई 2 पाई माइनस कॉस पाई का मान क्या होता है, 1 होता है, फिर माइनस कॉस 0 का मान 1 होगा, यानी माइनस Vm बाई 2 पाई इंटू -2, माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल, हमको क्या मिल रहा है, Vm बाई पाई। तो ये एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, यानी डीसी वोल्टेज हमको क्या मिला, डीसी वोल्टेज मिला Vm बाई पाई इन द केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, इन द केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। डेरिवेशन को सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन डेरिवेशन करा दिए, इसको क्या करना है, याद रखना है। तो हम लोग ने देखा कि इसका आउटपुट वोल्टेज का एवरेज वैल्यू निकाले, यानी डीसी वोल्टेज निकाले। तो डीसी वोल्टेज क्या आया, वी मैक्स बाई पाई आया, Vm बाई पाई आया, इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज यानी डीसी वोल्टेज आया। ये पाई है, ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। मेरा टाइम पीरियड क्या है, मेरा वेव फॉर्म कहाँ से रिपीट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ के बाद ये फिर से रिपीट करना, ऐसा वेव फिर से स्टार्ट हो जाए, रिपीट करने लग रहा है। यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल पे हमको आउटपुट मिल रहा है, निगेटिव पे हमको आउटपुट वोल्टेज 0 मिल रहा है। अब आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द आरएमएस आउटपुट वोल्टेज ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आरएमएस वैल्यू क्या होता है, हाउ कैन आई फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी वेवफॉर्म? For finding the RMS value of any waveform, we have to integrate 1 upon टाइम पीरियड। क्या करेंगे, 1 अपॉन टाइम पीरियड, और यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज हमको मिल रहा है उस आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज जो अप्लाई किए हैं उस इनपुट वोल्टेज का स्क्वायर करेंगे, जो अप्लाई करें उसको स्क्वायर करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे टाइम पीरियड तक। 0 से 2 पाई तक मेरा क्या कर रहा है, इसके बाद रिपीट करता, टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो 0 से
2 पाई तक हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इनपुट वोल्टेज के स्क्वायर के, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको आरएमएस वैल्यू मिलेगा। किसी भी सिग्नल का, किसी भी वेव फॉर्म का हमको आरएमएस वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 1 अपॉन टाइम पीरियड और इनपुट वोल्टेज के स्क्वायर को जो अप्लाई करें उसको इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, इसके टाइम पीरियड तक, 0 से टाइम पीरियड तक। यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, 0 to t तक। इसके बाद मेरा सिग्नल रिपीट करने लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, टाइम पीरियड है। तो नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ एवरेज आउट वेव फॉर्म ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वोल्टेज VRMS, VRMS, then VRMS is equal to all upon time period integrate 0 to time period इनपुट वोल्टेज का स्क्वायर dt और इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये आप नेटवर्क थ्योरी में पढ़ते हैं, ये आप नेटवर्क थ्योरी में पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या करेंगे, टाइम पीरियड ऐसे निकालेंगे, ऐसे आरएमएस वैल्यू को निकालेंगे। तो हमको देखना क्या है, आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 2 पाई के बाद मेरा वेव फॉर्म रिपीट हो रहा है, तो ये टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एंड 0 टू टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई। इंटीग्रेट करेंगे किसको, इनपुट वोल्टेज के स्क्वायर को, इनपुट वोल्टेज के स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, ओके, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई भी इनपुट का स्क्वायर dt प्लस पाई टू 2 पाई इनपुट वोल्टेज का स्क्वायर dt। आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो 0 से पाई तक, हमको 0 से पाई तक आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, तो 0 से पाई तक हम इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज 0 मिल रहा है तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 0 टू पाई Vm साइन ओमेगा t। दिस इज आवर इनपुट सिग्नल स्क्वायर डी ओमेगा टी। ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर देंगे और प्लस पाई टू 2 पाई 0। आउटपुट वोल्टेज इसमें हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, उसमें Vm साइन ओमेगा टी मिल रहा है, इसमें 0 मिल रहा है। तो यहाँ पे डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये यहाँ से नेगलेक्ट हो सकता है, तो 1 अपॉन 2 पाई और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। 1 अपॉन 2 पाई Vm का स्क्वायर, Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt इंटीग्रल 0 टू पाई। यहाँ से Vm स्क्वायर 2 पाई। अब इसको तोड़ दीजिए, 0 टू पाई क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2
यानी 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसके इक्विवेलेंट होता है 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए आप डी ओमेगा टी और इसका स्क्वायर रूट लीजिए, इसका स्क्वायर रूट लीजिए, तो आप पाएंगे Vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये क्या होगा ओमेगा टी 1/2 यहाँ पे बाहर आ गया, इंटीग्रल इंटीग्रेट कर दीजिए, 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको ओमेगा टी और माइनस था, माइनस साइन ओमेगा टी था, कॉस 2 ओमेगा टी। तो कॉस 2 ओमेगा टी का क्या होगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2। लिमिट क्या होगा 0 टू पाई, इसका स्क्वायर रूट। तो Vm स्क्वायर अपॉन 2 पाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 पाई हो जाएगा। अब लिमिट को रखिए, इसमें लिमिट को रखेंगे ओमेगा टी की जगह हमको क्या रखना है पाई रखना है, ओमेगा टी की जगह पे एक बार पाई रखेंगे -0, ये होगा एक बार -1/2 साइन 2 पाई, ओमेगा टी की जगह पर पाई रखेंगे और माइनस एक बार ओमेगा टी की जगह पर 0 रखेंगे तो साइन 0। अब इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो होल वैल्यू इसका 0, यानी ये क्या होने वाला है नेगलेक्ट हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो गया, स्क्वायर रूट। तो Vm स्क्वायर अपॉन 4 पाई, यहां से ये बचा क्या इंटू पाई। अब यहां से पाई को कैंसिल कर सकते हैं, बचेगा क्या Vm स्क्वायर अपॉन 4, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा Vm अपॉन 2। तो हमको RMS वैल्यू मिलेगा Vrms फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर Vm अपॉन 2, Vm अपॉन 2। ये हमको RMS आउटपुट वोल्टेज मिला, आउटपुट वोल्टेज का RMS वैल्यू। तो DC वैल्यू मिला क्या, DC वैल्यू हमको मिला Vm बाई पाई और RMS वैल्यू मिला Vm बाई 2। ये वोल्टेज के लिए है। इसी तरह अगर करंट के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे Vm के जगह पर क्या हो जाएगा Im हो जाएगा। तो DC करंट DC आउटपुट करंट या एवरेज आउटपुट करंट क्या हो जाएगा, जस्ट आप रिप्लेस करेंगे Vm को Im से। यहाँ पे Vm क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, यहाँ पे Im क्या है मैक्सिमम करंट, Im अपॉन पाई। और RMS वैल्यू निकालेंगे करंट का, RMS आउटपुट करंट। तो यहाँ पे Im अपॉन 2 हो जाएगा, Im अपॉन 2 हो जाएगा।
तो आपको इसको रिजल्ट को ध्यान में रखना है कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या आया है फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, एंड आरएमएस वैल्यू क्या आया है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो एवरेज वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन पाई, और आरएमएस वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन 2। ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हम लोग एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू फाइंड किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में